चलिए, तो अभी हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक कौन सा होगा? बोलिए, बता के गए। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? वैदिक युग, वैदिक काल। इसी को हम बोलते हैं क्या? वैदिक युग। क्या होता है वैदिक काल? नाम से पता चलता है वैदिक यानी वेद। वैदिक का मतलब क्या होता है? वेद। वह काल जिसमें हम लोग मतलब हमारे समाज में वेदों का वर्चस्व है, उस काल को हम क्या बोलते हैं? वैदिक काल। पूरे सभ्यता, पूरे संस्कृति और पूरे समाज में सबसे ज्यादा असर किसका रहा? वेद का। तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? वैदिक पीरियड बोलते हैं। अब सवाल है वैदिक पीरियड कब से कब तक रहा? क्योंकि हमने अभी तक तो एक चीज और सीखा था कि हर कुछ का टाइमिंग होता है हमारे इतिहास में। तो अभी तक जो भी हम पढ़े वो सब पुराने इतिहास में था, जिसको हम प्राक ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल, जैसे प्रोटो हिस्ट्री और प्री हिस्टोरिक एज में हम लोग पढ़े। लेकिन अब ये वाला जो काल है ये उन सबसे आगे आ गया और ये दो भागों में बटा है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल ये जान लीजिए, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 BC टू आप इसको 8th सेंचुरी यानी 1500 BC टू 500 BC तक आपका क्या है? वैदिक पीरियड। और यह आपके हिस्टोरिकल पीरियड का यानी ऐतिहासिक पीरियड का पहला चैप्टर। इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे वो हिस्टोरिकल पीरियड का नहीं था, वो किसका था? प्रोटो हिस्टोरिक का या तो प्री हिस्टोरिक का। लेकिन इस चैप्टर के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं ये आपका हिस्टोरिक पीरियड का पहला चैप्टर है। इसका मतलब क्या हो गया? ऐतिहासिक काल का पहला चैप्टर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका हमें लिखित स्रोत मिला जिसका हम अध्ययन कर पाए। तो वैदिक काल की अगर हम लिटरेचर की बात करें, हम किसकी बात कर रही है? लिटरेचर की। क्योंकि जितने भी हमारे पास क्या मिला है, पूरा तत्व जितना भी आर्कियोलॉजी मिला है उस सबका तो हम अध्ययन किए ही। लेकिन जो वैदिक पीरियड में हमको क्या मिला? लिखित साक्ष्य मिला, लिटरेचर मिला। उस सब की अगर बात करें तो उसका एक भाषा भी तो होगा। उस भाषा का नाम क्या था? संस्कृत। कौन सा भाषा था? संस्कृत। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि हम संस्कृत पढ़ने में एबल हैं और आज हम इसको पढ़ करके मतलब आज के टाइम में जो साइंटिस्ट जो हिस्टोरियंस है वो इसको पढ़ करके ये अंदाजा लगा लिया है कि हम लोग किस तरीके से जीवन यापन वैदिक पीरियड में करते हैं। वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड आपको बता दी। तो इस पूरे टाइम पीरियड में 4 वेद का विकास है, क्योंकि वेदों का वर्चस्व रहा, लोग वेदों को मानते थे। तो कुछ तो वेद होगा, तो वेद कितने थे? 4। पहला कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। दूसरा कौन है? सामवेद। तीसरा यजुर्वेद या यजुर्वेद भी लिखता है, यजुर्वेद भी लिखता है, दोनों ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और लास्ट कौन है? अथर्ववेद। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम नाम ही आता है, ऋग्वेद, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। ठीक है, वेद को वेदा बोलता है, थोड़ा टीट सुनना है इंग्लिश। अगर हम ऋग्वैदिक पीरियड की बात करें यानी पूरे वैदिक पीरियड की बात करें तो इसको हम कितने भाग बांटे हैं? 2 भागों में। एक पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, इसको हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल। और दूसरा जो मेरा काल बना वो कौन सा बना? उत्तर वैदिक। एक पूर्व है, एक उत्तर। उत्तर का मतलब नॉर्थ से नहीं,
उत्तर का मतलब किससे है कि बादल, तो उत्तर वैदिक काल। ठीक, इसको इसके अंतर्गत 4 वेदों का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसका नाम एक ही है, उत्तर वैदिक काल। लेकिन इसमें कितने वेद आ जाते हैं? एक वेद उधर चला गया ऋग्वेद में, और बाकी के 3 वेद यानी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये सब किसमें आ गया? हाँ, उत्तर वैदिक काल। हम अगर वेद की बात कर रहे हैं तो थोड़ा वेद पर हम थोड़ा एक छोटा सा बात और जान लेते हैं। इस तरह लिख लेते हैं वेद, और प्रत्येक वेद के ना कोई वेदांग, वेद के क्या है? वेदांग, जो उस वेद से संबंधित चीजों को बताता है कि इस वेद में क्या क्या है, क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो वेद, पहला वेद हमारा कौन है? ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में जो चीजें लिखा हुआ है वो किसके बारे में लिखा हुआ है? हमारे आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद समझते हैं? दवा, जड़ी बूटी वाला, तो उसी जड़ी बूटी वाले दवा को हम क्या बोलते हैं? आयुर्वेद। यानी इसमें जो मंत्र है वो शारीरिक विकास के लिए, मजबूती के लिए, आयुर्वेद के लिए, इस तरह की बातों का से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम दे दिया है। इसका जो वेदांग है उसका नाम क्या है? आयुर्वेद। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है जो आके पूछता है कि आयुर्वेद के जनक कौन है, 10th में भी पूछता है और 12th में भी पूछता है। तो आयुर्वेद के जनक की अगर बात करें तो कौन है? एक व्यक्ति है जिसका नाम है चरस। चरस नहीं, चरक। चरस तो क्या है? ड्रग। चरक। अब चरक का मतलब वो नहीं कि बीमारी जो गोल गोल व्हाइट हो जाता है पूरे शरीर में, उसका बात नहीं है। यहाँ एक चरक, एक व्यक्ति का नाम है, और इस चरक को हम क्या बोलते हैं? आयुर्वेद का जनक। हालांकि ऋग्वेद लिखने वाला दूसरा आदमी था, तो अभी इससे चरक का कोई संबंध नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, आयुर्वेद का जनक कौन है? चरक। चलिए, ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद क्या है? सामवेद। ठीक है, तो सामवेद का जो उपवेद वेदांग, वेदांग या उपवेद उसी को बोलते हैं। ऋग्वेद का क्या है? आयुर्वेद। और सामवेद का क्या है? सामवेद का रहेगा गंधर्ववेद। ठीक, तीसरा कौन है? यजुर्वेद। यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? तो यजुर्वेद का आपका आ जाता है, एक और लिख लीजिए पहले, अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो वेदांग है या उपवेद है, इसका नाम क्या है? तो अथर्व में अथर्वा ऋषि लिखा हुआ है, और इसमें हम शिल्पकार के बारे में पढ़ते हैं। शिल्पकार जैसे विश्वकर्मा जी का काम क्या है? घर वर बना। तो इसमें जो आता है उसमें हम पढ़ते हैं शिल्पवेद के बारे में। शिल्पवेद, शिल्प का मतलब समझते हैं? कारीगरी, जैसे घर बनाना हो गया, तो मतलब कोई भी सामान होगा। ठीक है, और यजुर्वेद का आ गया आपका, यजुर्वेद कैसे होता है? ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का होता है धनुर्वेद। ऐसे याद रखने के लिए आपको बता दें, ऋग्वेद का क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? आयुर्वेद के बारे में, शारीरिक विकास के लिए। सामवेद में ना हम लोग, साम होता है तो क्या? खूब गाना वाना गाते हैं, तो गाना से गंधर्ववेद याद रखिएगा। ठीक है, अगर यजुर्वेद की बात करें तो अपने यजुर्वेद का मतलब अपना ताकत बढ़ाना, अपना योग्य बढ़ाना। और योग्य या ऐसे याद रखिए, यजुर अर्जुन का नाम है, और अर्जुन क्या था? बहुत बड़ा धनुर्धर था, तो धनुर्वेद। और अथर्ववेद जब आपके पास बहुत सारा अर्थ हो जाता है, अर्थ माने पैसा हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? घर वर बनवाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शिल्प। तो ये 4 जो है वेद है, और इसके वेदांग है, जिसको याद रखना जरूरी है। चलिए, अब थोड़ा सा इधर आते हैं, तो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, इसका टाइमिंग क्या है? क्योंकि जो आपका काल है उसका कोई ना कोई तो टाइम होगा, और इसका लिखित स्रोत है, तो इसके टाइमिंग में कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक, तो इसका जो टाइमिंग है वो कब से है? 1500 BC टू 1000 BC। अच्छा, एक चीज कंफ्यूज नहीं है कि ये डेट उल्टा क्यों चला?
क्या कंफ्यूज? ऑलरेडी पहले भी बताया था कि हमारा एक टाइम था, जैसे मान लीजिए हम आज के टाइम पे जी रहे हैं और आज से कोई गिनती शुरू किया है 1 2 3 और हम यहाँ कल मतलब 2 दिन बाद जी रहे हैं, हमको इधर का गिनती करना है तो हम क्या बोलेंगे? 1 तारीख से 1 दिन पहले, 1 तारीख से 2 दिन पहले, तो पहले 2 दिन पहले वाला दिन आया, फिर 1 दिन पहले वाला। उसी तरह से जब कैलेंडर शुरू हुआ तब तक ये डेट गुजर चुका था। तो कैलेंडर से पहले की बात है, हालांकि बहुत सारे कैलेंडर है जो हम फॉलो करते हैं, उसके अलावा भी अन्य कैलेंडर में ये चीजें सीधा मिलेगा, लेकिन जिस कैलेंडर को हमारे देश में फॉलो किया जाता है उस कैलेंडर के अनुसार ये उल्टा मिलता है। उल्टा क्यों मिलता है? क्योंकि ये 1 तारीख से पहले की घटना है, जिस दिन 1 रहा होगा और कुछ उससे भी पहले की घटना है, इसीलिए ये उल्टा मिलता है। और अगर इसकी बात करें तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? सोच लीजिए, इसमें से बच गया तो वही हो जाएगा 1000 BC टू 500 BC। अच्छा, कई जगह ना आपको 500 BC की जगह क्या मिलेगा? 600 BC। 500 BC की जगह यहाँ भी क्या मिलेगा? 600 BC, यहाँ भी मिलेगा 600 BC। ठीक है, तो डेट को लेकर के हिस्ट्री में हमेशा थोड़ा सा समस्या रहता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर 500 BC देता है तो 500 BC भी मान सकते हैं। लगभग 1500 साल तक चला, ठीक है, सॉरी 1000 साल तक चला, कुछ लोग इसको 900 साल तक बताते हैं, दोनों ठीक है। आप 1000 BC से 500 BC भी याद रख सकते हैं, 600 BC भी याद रख सकते हैं। अब इस सभ्यता को हम लोग 2 भागों में बांट दिए, वेद का विकास है। तो यहाँ पर हमारा एक सवाल आ रहा है कि अगर ये सभ्यता इतना लंबा टाइम तक चला और 2 पीरियड में बढ़ गया, इसका मतलब सभ्यता बहुत बड़ा, तो आखिर इस सभ्यता का शुरुआत किसने की? तो इस सभ्यता का शुरुआत की अगर बात करें तो इस सभ्यता का शुरुआत का जो श्रेय है वो जाता है आर्यों को। किसको जाता है? आर्यों को। आर्यंस बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में आर्य। आर्य कौन है? सवाल ये आता है। आर्य तो हम सब जो है आज के टाइम में जितने भी लोग हैं वो सब क्या है? आर्य। बोला जाता है ना हम आर्यावर्त में रह रहे हैं, भारत का एक नाम दिया जाता है आर्यावर्त, मतलब आर्यों का देश। तो आर्य है कौन? क्या ये भारत से है या कहीं और से है? तो कई सारे लोगों का इस बात को लेकर के मत एक नहीं है, मतलब अलग अलग विद्वान अलग अलग बात बताते हैं कि आर्य जो है वो एक जगह नहीं थे, आर्य अलग अलग जगहों से आए थे। अब कहीं तो एक ही जगह से आए होंगे, तो इस बात को लेकर कंफ्यूजन है। कुछ लोगों का मानना है कि ये भारत के नेटिव थे, नेटिव मतलब भारत में ही जन्म लिया और भारत में ही विकसित हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये एशिया से आया और एशिया में सेंट्रल एशिया, अगर आप एशिया में देखें भारत से थोड़ा पश्चिम से आया, ठीक है। और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये रसिया के आसपास के क्षेत्र से लिया है। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। बस ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये कहां से आए थे। ज्यादातर लोगों का जो मानना होता है वही हम लोग मान लेते हैं, चलो सब जिसकी मत ज्यादा है वो ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को मानना है कि ये मध्य एशिया से आए। कहां से आए थे? मध्य एशिया से, यानी सेंट्रल एशिया से आए। तो आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से। तो मध्य एशिया से आए कैसे? तो हमारे देखिए भारत का अगर आप लोकेशन देखेंगे क्या था, ऐसा है, और यहां पे देखेंगे ऐसे भारत है, ठीक। अब ऐसे भारत में आप देखेंगे तो यहां से लेकर यानी समुद्र तट ऐसे तो यहां तक माना जाता है, इधर पूरा रेगिस्तान वाला इलाका है। क्या है? रेगिस्तान। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे यहां से पंजाब से ये पूरा इलाका, तो यहां से लेकर ऐसे ईस्ट एरिया तक ये पूरा का पूरा हिमालय का इलाका, इसका इलाका है हिमालय का। तो यहाँ पे किसी भी बाहरी कंट्री के लोगों को आना बहुत मुश्किल है, आज भी और पहले भी। ऐसा नहीं कि आज आ जाएगा। यहाँ की ऊंचाई पर्वतों की आपको पता होगा 8000 से ऊपर है, 8K से यानी 8000 से ऊपर का है, इससे नीचे नहीं है, ऊपर का है। जैसे 8600 किलोमीटर का आप सुने होंगे, यहाँ पे K2 पाया जाता है। यहाँ पे नेपाल में एक
एरिया है जिसका एक पहाड़ है, एक चोटी है जिसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है। ये तो लगभग 9 के आसपास है, लगभग 9 के मतलब 9,000 से थोड़ा सा कम, 8,839 यानी 900 के आसपास है। अगर आप यहीं पे थोड़ा और आगे जाएंगे तो ये अपना सिक्किम है। यहाँ पे एक चोटी है जिसका हाइट आपको पता है कितना है, कंचनजंगा 8600 के आसपास है। तो ये पूरा एरिया जो बहुत ऊंचा ऊंचा, तो यहाँ से कोई चढ़ के आए ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर आप 3000 से 5000 के आसपास है तो 3000 से ऊपर जैसे ही उठते हैं ना, 3000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर बोल रहे सॉरी 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर, 3 किलोमीटर से जैसे ही ऊपर जाते हैं ऊंचाई पर तो पूरा एरिया बर्फ जमने लगता है, ठंडा का इलाका होता है। और ये 8000 मतलब ये पूरा इलाका किससे ढका होगा, बर्फ से ढका होगा। तो इसको पार कोई कर ले ये बहुत मुश्किल काम है, शायद ही कोई चढ़ पाता है। तो इतने बड़ा इलाका में नहीं आ सकता, लेकिन कई जगह ना पासेज होता है। पासेज का मतलब 2 पहाड़ी है, 2 पहाड़ी ऐसे हैं और ये बीच वाला रास्ता ना आने वाला होता है, एक पहाड़ी इधर है एक पहाड़ी इधर है, और इस बीच के रास्ता को हम बोलते हैं पास, हिंदी में बोलते हैं दर्रा। क्या बोलते हैं, दर्रा। तो इस बीच के रास्ता से कोई भी व्यक्ति उस साइड से इस साइड आता है और इस साइड से उस साइड जाता है। तो माना जाता है कि यहाँ पे यानी जम्मू कश्मीर से थोड़ा नीचे पंजाब वाले हिस्सा में ऐसे कई सारे पासेज है। एक पास से होकर के ये लोग आर्यन लोग कहाँ गए थे, भारत, क्योंकि सेंट्रल एशिया और इधर पाया जाता है ऊपर, भारत से पश्चिम में और थोड़ा सा ऊपर। यहाँ से जब अंदर एंट्री लिए तो पहले इसको कौन सा नदी मिला होगा, सिंधु नदी, और सिंधु का ट्रिब्यूटरी यानी सिंधु के बहुत सारे सहायक नदी। तो यहाँ पर बात आता है कि सिंधु के कितने सहायक नदी, इसके सिंधु के सहायक नदी, इधर नहीं थोड़ा साइड में ठीक है, जो सामने में क्या है, सिंधु के कौन सा नदी है, सहायक, ठीक है। सिंधु के कितने ट्रिब्यूटरी है, तो 5, लाइन से याद रखिएगा, रावी, सतलुज, झेलम, चेनाब और ब्यास। 1 2 3 4 एंड 5। और एक इसका ट्रिब्यूटरी नहीं है, मतलब इसका सहायक नहीं है, लेकिन ये भी यही का रिवर है जिसका नाम है सरस्वती, जो कि आज के टाइम में क्या हो गया है, विलुप्त हो गया। तो ये 5-6 रिवर इधर का है और एक सिंधु को, तो 7 रिवर है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सप्त सिंधु प्रदेश, जो आपको कहां पर है, हड़प्पा सभ्यता में सप्त सिंधु सभ्यता का है, इसीलिए बोला जाता है। सरस्वती गलत था, सरस्वती, ठीक है। तो ये 7 नदी है। शुरुआती दौर में जितने भी आर्यन्स थे वो आकर के वहीं उसी इलाका में बस गए, लेकिन आपको पता होगा कि 1500 से थोड़ा सा ही ऊपर 1700 के आसपास यहाँ पे कौन था, सिंधु घाटी के लोग थे, ठीक है। तो मतलब कि इसी आसपास में वहां का स्थिति ठीक नहीं था, तभी तो वहां से लोग माइग्रेट कर गए, भाग गए। तो अगर वहां के लोग भाग गए, माइग्रेट कर गए, इसका मतलब वहां की स्थिति ठीक नहीं था। तो जो वैदिक पीरियड के लोग था ये भी वहां से क्या हो गए, भाग गए, और ये आकर के कहां बस गए, तो ये वहां मध्य एशिया से आए और आकर के बसे कहां, गंगा प्रदेश, गंगा यमुना वाला एरिया में, ठीक है। गंगा यमुना के घाटी में बस गए। अब चूंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा क्या है, उपजाऊ था, इसीलिए ये काफी ज्यादा यहाँ पे डेवलप किए और फिर वेद लिखा और फिर हम इसी संस्कृति को धीरे धीरे अपना लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए वैदिक सभ्यता कब से कब तक चला, 1500 BC से 500 BC या 600 BC, कोई भी याद रखो, ठीक है। वेद कितने हैं, 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद के उपवेद भी है, ऋग्वेद का क्या नाम है, आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का सेल्ववेद। ऋग्वेद को कितने भाग बांटा गया है, 2 भागों में,
पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल में हम किसका बात करेंगे, ऋग वैदिक पीरियड का, और उत्तर वैदिक काल में साम यजुर अथर्व इन सभी वेद का बात करेंगे। वैदिक काल की शुरुआत किस भाषा, वैदिक काल यानी वेद जो है वो वेद किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत। यहाँ इस समय भाषा भी क्या था, संस्कृत। और संस्कृत का शुरुआत किसने किया, आर्यों ने। या वैदिक पीरियड का शुरुआत किसने किया, आर्यों ने। आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। कहाँ जाके बसे, गंगा में। ये शुरुआती दौर में कहाँ बसा, सिंधु के सहायक नदी वाले एरिया में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सप्तसंगत प्रदेश। कौन कौन सा नदी है, सिंधु, रावी, सतलुज, झेलम, चेनाब, ब्यास और एक सरस्वती। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा और हम आगे बात करेंगे। तो सवाल ये है कि ऋग वैदिक या ऋग्वेद क्या है, ठीक है। तो ऋग्वेद देखिए, जितने भी वेद हैं, जिसमें भी वेद लिखा हुआ है वो वेद क्या है, एक बुक। कहा जाता है कि ऋग्वेद एक ऐसा बुक है जो किसके द्वारा बनाया गया है, यानी इसको लिखा गया किसके द्वारा है, भगवान श्री गणेश के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, गणेश के द्वारा। यानी कि वेद का दुनिया का शुरुआत ही किसके द्वारा होता है, गणेश के द्वारा। आज के टाइम में आप एक मंत्र पढ़ते होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो मंत्र कहां से लिया गया, ऋग्वेद से लिया गया। और उसका नाम क्या है, गायत्री मंत्र। तो कई बार पूछता भी है कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। अब ऋग्वेद में मंत्र की बात हो गई, तो मंत्र है कितने, तो कुल मंत्र क्या, ये अलग हो गया ना, कुल मंत्र कितने हैं, 1028। कितने हैं, 1028 कुल मंत्र है। और कुल मंत्र में कुल पंक्ति भी होगा, पंक्ति लाइन आप जो भी कहिए, तो लाइन कितने हैं, 10,528, ठीक। और इस पूरे कुल मंत्रों को कितने भागों में बांटा गया है, जितने भाग है ना उसको हम सूक्त बोलते हैं। और ये कितने सूक्त है इसमें, 10 सूक्त है, ठीक है। ये ऋग्वेद बुक की बात हो गई थोड़ा सा। और गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में। चलिए, तो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल का हम अभी बात करेंगे थोड़ा सा समाज। समाज कैसा था, तो कोई भी जो ऋग वैदिक पीरियड है, यहीं से आपको या हमको जो भी लोग हैं, क्योंकि लिखित इतिहास तो यही है, इससे पहले कोई लिखा हुआ कोई बुक ही नहीं मिला, कोई साक्ष्य नहीं मिला। यहाँ मिला, वो भी क्या मिला, वेद मिला। तो वेद में लिखा हुआ क्या है, पहला समाज की बात, कि समाज किसमें, समाज कई सारे वर्णों में बटा था। समाज में क्या था, वर्ण व्यवस्था। समाज में कौन सा व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था। वर्ण क्या बताइए, समाज में कौन सी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। वर्ण का मतलब हो गया जाति। वर्ण व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, जाति। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जाति की शुरुआत कहां, किस दौर में लिखा गया है, तो ऋग वैदिक पीरियड या पूर्व वैदिक काल में देखा गया है। समाज में कितने वर्ण थे, तो वर्ण टोटल कितने थे, 4। वर्ण कितने थे, 4 वर्ण। पहला कौन था, सबसे मुख्य ब्राह्मण। ब्राह्मण ऐसे नहीं लिखा, ब्राह्मण सबसे ऊंचा कास्ट, जो सबसे ऊंचा वर्ण होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्राह्मण। दूसरा कौन था, क्षत्रिय। तीसरा कौन था, क्षत्रिय। इसके बाद कौन था, वैश्य। और अगला कौन था, शुद्ध। ठीक है। कहा जाता है ब्रह्मा जी का जन्म कहां से हुआ है, यहाँ लिख देते हैं जन्म। तो ब्राह्मण का जन्म कहां से हुआ है, ब्रह्मा का नाम सुने, ब्रह्मा के
मुख से। कहां से जन्म हुआ है? ब्रह्मा के मुख से। क्षत्रिय का जन्म कहां से हुआ है? ब्रह्मा के भुजा से। भुजा मतलब बाहु से, बाह से, आदि से। वैश्य का मतलब जांग से जन्म हुआ, जंगा से। और शूद्र का मतलब इसका जन्म कहां से हुआ है? पैर से। ठीक, जो कि मेरे हिसाब से ऐसा जातिवाद व्यवस्था लाना नहीं चाहिए, लेकिन इस समय का जो समाज था ये कर्म प्रधान। कैसा था? कर्म प्रधान। अब कर्म प्रधान का मतलब क्या होता है और जन्म प्रधान का मतलब क्या होता है? ये सेम व्यवस्था यहाँ भी रहा, कहाँ रहा? यहाँ, लेकिन यहाँ हो गया जन्म प्रधान, जो कि हम लोग आज तक झेलते आए हैं, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ। कर्म प्रधान और जन्म प्रधान का मतलब जब पूर्व वैदिक काल था, यानी वेद का टाइम चल रहा था, उस समय हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था, और वर्ण में कितने वर्ण थे? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहा जाता था कि जो व्यक्ति जन्म लिया और जन्म के बाद पढ़ने लिखने लगा और पढ़ाने का काम करने लगा, पूजा पाठ कराने लगा, वो सब क्या है? ब्राह्मण। जो जन्म लिया लेकिन उसको लड़ाई झगड़ा में खूब मन लगता है, तो जो लड़ाई झगड़ा करने लगा उसको क्या बोलते हैं? क्षत्रिय। जो व्यक्ति जन्म लिया लेकिन बिजनेस व्यापार में लग गया, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैश्य। और जो समाज के साफ सफाई में लग गया उसको क्या बोलेंगे? शूद्र। तो उस समय कर्म प्रधान था कि जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा क्या होगा? ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण है, अगर बेटा जन्म लिया, अब वो काम करने लगा समाज में साफ सफाई का, पढ़ा लिखा नहीं, एकदम बकलोल था, तो क्या किया? साफ सफाई का कार्य करने लगा। देन ये क्या कहलाया? शूद्राज। लेकिन अगर शूद्राज है और उसका बेटा जन्म लिया, वो लग्न झगड़ने लगा, तो क्या कहलाया? अगर शूद्राज के 2 बेटा हो, एक लग्न झगड़ने लगा और दूसरा पढ़ने लगा, तो क्या कहलाएगा? एक क्षत्रिय और पढ़ने लगा सो ब्राह्मण। अगर मान लीजिए ब्राह्मण का बेटा है 2 और एक लड़ाई झगड़ा में चला गया, एक व्यापार में लग गया, तो एक क्षत्रिय कहलाएगा, दूसरा। यानी यहाँ पर ये सिस्टम नहीं था कि जन्म जिसमें लिया वही होगा। लेकिन जैसे ही ये टाइम आगे बढ़ा, उत्तर वैदिक काल में, तो माना जाता है कि इस टाइम में इसी चीज को क्या कर दिया गया? जन्म प्रदान किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इसमें क्षत्रिय भी लव जगह के कमा लेते थे, वैसे भी कमा लेते थे, क्योंकि व्यापार था। अगर ये साफ सफाई करने जाएंगे समाज में, जितना भी गंदगी है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, कमजोर वर्ग के, लेबर वर्ग हो गए, कमजोर वर्ग, तो ये जो भी काम करेंगे तो इनको भी क्या मिल जाता था? वेतन मिल जाता था, कोई ना कोई वेज मिल जाता था, इनको भी पैसा आ जाता था, इनको भी पैसा आ जाता था, इनको भी आ जाता था। लेकिन ब्राह्मण जो सबसे पढ़ा लिखा है, उनको पैसा आने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि इनका काम क्या था? पूजा कराना। और इस समय ये सिस्टम नहीं था कि मांगेगा, मतलब जो खुशी से इच्छा हुआ दे दीजिए, ये नहीं कि डिमांड नहीं किया कि इतना दीजिएगा तभी पूजा कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे, ये सिस्टम नहीं था। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस टाइम का जो टाइम था ना, वो अलग तरीके का। लेकिन जब समय आगे भी तब ये क्या हो गया? कर्म प्रधान हो गया। अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, तो इस समय तो ब्राह्मण को मान लीजिए कि पूजा करा के आया, कोई 10 रुपया चढ़ा दिया, तो 10 ही को लेना पड़ेगा, जबकि खर्चा 500 का, तो ये क्या करे? अब जैसे ही जन्म प्रधान हुआ तो ब्राह्मण जो है एरिया बांट दिया कि इतना दूर में पूजा हम करें, इसको भी एरिया बांट दिया गया क्षत्रिय को। तो मेरा मतलब क्षत्रिय का कोई एरिया नहीं, क्षत्रिय तो पूरा समाज का रक्षा करेगा, जितना भी बड़ा देश है उसका रक्षा करेगा। व्यापार करने का भी कोई जगह नहीं, आप जहाँ चाहे तहाँ काम कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण का एरिया बांट दिया और फिक्स कर लिया कि इतना दूर में एक पूजा कराने का इतना रुपया लेंगे। और यहीं से कर्म कांड का भी विकास हो, यानी कर्म कांड का विकास इस काल में नहीं था, इस काल में जो भी आज सिस्टम देख रहे हैं, पूजा पाठ, छुआछूत, ये सब कहाँ से आया? उत्तर वैदिक काल में आया। ऋग वैदिक काल में हमारा समाज में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आज हम इतना ही जानना चाहते हैं, लिख लीजिए।